हम कई बार जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वी गिव मॉक टेस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैलिडेशन कि यार नंबर कितने आ रहे हैं, है ना। सो दैट हमको ना कंफर्ट चाहिए होता है कि यार हमको नंबर अगर आ रहा है ना 100 नंबर 110 नंबर, तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। यार मॉक टेस्ट कैन नेवर रिप्लेस एक्चुअल यूपीएससी पेपर। नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन एक्चुअली मिमिक यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, क्योंकि यार वो हर साल अपना पैटर्न बदलते हैं और वो माई बाप हैं, उनको मन आएगा वो क्वेश्चन वैसे पूछेंगे। अगर मॉक टेस्ट की थीम्स आपने रिवाइज नहीं करी, अपनी मिस्टेक्स आपने आइडेंटिफाई नहीं करी, आपने कमजोर ब्लाइंड स्पॉट आपने देखे नहीं, तो यार फायदा क्या मॉक टेस्ट देने का। बस कीवर्ड पढ़ा, आंसर मार दिया, क्वेश्चन तो देख ले भाई क्या पूछ रहा है, ये मैंने वो मिस्टेक मेरे लिए लिखी हुई है। जब मार्क्स लगातार कम आ रहे होते हैं, एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक ये भी होती है, एक फोमो रह रहा होता है पढ़ने का कि यार ये कंटेंट भी पढ़ लूं, ये कंटेंट भी पढ़ लूं, 100 से ज्यादा मॉक में दे दूं। ठीक है, पढ़ने का जो फोमो है, नया नया मटेरियल पढ़ने का फोमो, ये आपको ले डूबेगा। क्योंकि होता ये है कि जब नया नया कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो आपको ना एक हमेशा आपको याद तो कुछ हुआ नहीं, आपको बस सुना सा लगता है, देखा सा लगता है। क्वेश्चन देखोगे ना तो वो फेमिलियरिटी देगा, पढ़ा तो है, याद नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन उससे, और उससे मिलेगा नेगेटिव का प्रसाद। कई बार ना हम क्वेश्चन लगातार नहीं आते, हम पैनिक कर जाते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, अरे यार क्या हो गया, अरे यार चेंज कर दो उसको। हो सकता है कि वहां पे कोई और सब्जेक्ट आ रखा हो, उस साल आर्ट एंड कल्चर टफ आया हो, मॉडर्न हिस्ट्री टफ आया हो, चेंज दैट, मे बी ज्योग्राफी दीजिए जिसमें आप नंबर ले आओगे। हमको खुद को जज नहीं करना चाहिए। पेपर दे रहे हैं, पेपर देते थे, यार मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारा नहीं होगा अगर तुम पेपर में डिसाइड करने बैठ गए। अरे कुछ काम यूपीएससी को कर लेने दो, लीव समथिंग टू गॉड ऑल्सो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पीयूष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार प्रीलिम्स में अच्छा करते हैं। अगर आप बात करें, चाहे उनको कम समय भी मिलेगा, तभी वो अच्छे से तैयारी करके 100, 105, 110, 115 कंसिस्टेंटली स्कोर करते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी प्रीलिम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। तो यार ऐसा क्या खास करते हैं ये स्टूडेंट्स? मैं इसलिए आपसे ये बात करना चाह रहा था क्योंकि देखिए, एक ना स्टूडेंट थे, अभी तो यूपीएससी ने रिजल्ट काफी पहले दे दिया, इसके पहले यूपीएससी का रिजल्ट प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले ही आता था। और मैंने देखा कि यार एक स्टूडेंट जिनको दोबारा अटेम्प्ट करना था प्रीलिम्स का, कुछ ही दिनों की तैयारी करी और उनके 110-15 नंबर आए थे प्रीलिम्स में। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि वी नीड टू लुक एट दोज ट्रेड्स, दोज हैबिट्स, दोज प्रैक्टिसेस that these people are doing consistently so that we can imbibe them and we also can score good marks in prelims consistently। तो आइए समझते हैं वो सारी चीजें क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रीलिम्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमको 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। अरे 100 छोड़ो, 70-80 क्वेश्चंस का भी आंसर हमको 100% पता हो, ऐसा नहीं होने वाला है। बड़ी बात यह आ जाती है कि प्रीलिम्स में एक मेजर सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस ऐसा होगा जहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना अपने डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा रैशनैलिटी, रीजनेबल नेस तरीके से आपको दिखानी पड़ेगी। यहां पे बात ये होती है कि हम लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर देते हैं। ठीक है, और ये ना मैं इसको बोलता हूं कैलिब्रेटेड लॉजिकल फ्रेमवर्क, मतलब ये कैलिब्रेट करना है। अभी मैं जो भी प्रिंसिपल आपके संग एक दो डिस्कस करूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसको रट्टा मार के अप्लाई कर दें। हमको ये देखना है कि हम उसको कैसे समझते हैं और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट थोड़ा समझेंगे उस फ्रेमवर्क को, पहले उसी की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका हमको कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है, मैं पेपर को देख रहा था, यहां पे लिखा हुआ है कि recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in this context of which one of the following। तो pumped storage hydropower, अब यार ये टर्म को देख के क्या समझ में आता है? पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो कुछ तो स्टोरेज संबंधित होना चाहिए, और हाइड्रो पावर हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी से रिलेटेड है। तो मेरा माइंड वहां पे चलने लगेगा, मैं इसमें देखूंगा कि यार कौन सी चीज है जो स्टोरेज और हाइड्रो पावर या एनर्जी से संबंधित है। तो इरिगेशन ऑफ टेरास्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब इसमें सबसे हमको जो क्लोजेस्ट समझ में आता है वो आता है कि यार ये एनर्जी से संबंधित डायरेक्टली ये चीज दे रखी है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में 100% कभी भी नहीं होगा कि हमको आंसर पता है कि यार यही है, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए। दीज आर द क्वेश्चन जहां पे आपको रिस्क लेना है, क्योंकि कई बार जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं, और उसके आसपास जब ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं तो कई बार उतना आसान नहीं होता है कि वो ऑप्शन बहुत आसपास रख दिया जाए, क्योंकि उससे फिर कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए
ऑप्शंस कई बार इतने दूर होते हैं और वो समझ में आता है कि यार शायद इसका आंसर ये होगा, और यही इसका आंसर है। अगर आप एक्चुअल आंसर की में भी देखेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। सिमिलरली आप बात करें, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। नाउ मेम्ब्रेन हम सब ने पता है ना, मेम्ब्रेन समथिंग दैट फिल्टर्स, है ना, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है, आरओ सबके घरों में यूज हो रहा है आजकल। तो मेम्ब्रेन इज समथिंग जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, इतना मेरे को मोटा मोटा अगर आइडिया है। और मैं देखूं तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन से संबंधित होगा। तो अगर मैं देखूं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो डायरेक्टली मेरे को हिट कर रहा है कि यार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज समथिंग जिसमें शायद फिल्ट्रेशन का सबसे आसान और सबसे डायरेक्ट यूज मुझको इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम ना हमेशा इटिमोलॉजी पे खेलते हैं। इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि हम वर्ड्स को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम ना क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर देखेंगे। अब हमको अगर ये समझ में आ रहा है तो हम ये एक्चुअल पेपर में मारेंगे, ठीक है, मतलब इसको नहीं छोड़ सकते हम क्वेश्चन को, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चंस भी अगर छोड़ के आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली हम देखते हैं कुछ और चीजें, क्योंकि यूजुअली जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो एट टाइम्स हमको लगता है कि हमें तो पता ही नहीं है और हम उसको स्किप कर देते हैं। ये नहीं करना है ना। ये आई थिंक आप काफी सारे वीडियोज और भी देख रहे होंगे जहां पे इस तरह के लॉजिक लगाए जाते हैं, और वो लॉजिक ना आपको कैलिब्रेट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये लॉजिक ऐसे ऑपरेट करता है और मैं इसको टेस्ट कर चुका हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कि मैंने भी ये कैसे लिखा हुआ था, है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। ये देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस। कुछ एक्शंस दे रखे हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर इज रिक्वायर्ड। नाउ एक्सेलेरोमीटर की बात हो रही है। एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलरेशन हम सबको पता है ना, मैं न्यू से बताऊं, हमारे यहाँ बोलते थे त्वरण। त्वरण का मतलब कि नो जिस रेट पे स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, की कितने तेजी से स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो अब कोई भी चीज जिसमें स्पीड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, आई थिंक उसके आसपास एक्सेलेरोमीटर का रिक्वायरमेंट होगा। अगेन मैं ना कीवर्ड पे खेल रहा हूं, मैं कीवर्ड को समझ रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता ये क्या कहने वाला है। तो अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिस्क्राइब कर रखी हैं जिसमें हम पोजिशनल चेंज कर रहे हैं, स्पीड में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन which results in the deployment of airbag almost instantaneously। तो अब ये तो साफ साफ है कि कोई कार एक स्पीड से आ रही है, लेट्स से 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और किसी से लग गई वो जाके, तो उसकी स्पीड कितनी जल्दी से चेंज होगी, कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन से संबंधित है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो ये तो आंसर में होना चाहिए। अच्छा, एक प्रैक्टिस ये जरूरी है कि हम उसको ऐसे टिक कर दें ताकि हमको आसान रहे आंसर करने में। देन डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive। अब एक्सीडेंटल फ्री फॉल, अब कोई भी चीज को मैं जैसे यहाँ छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं यार, नुकसान होगा, है ना। अगर इसको छोड़ देते हैं ऐसे यहाँ पे, तो आपको पता है कि ग्रेविटी इसको पुल करेगी और ये नीचे गिर जाएगा। गिर जाएगा तो अचानक से इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। अगेन चेंज ऑफ स्पीड हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता कि इसमें एक्चुअल होता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेरे को कीवर्ड से रिलेट हो रहा है, मैं इसको मारूंगा कि भैया होता ही होगा। Detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode। अब इस पे जब मैंने सोचा कि यार ये स्मार्टफोन है, इसको हम ऐसे से घुमाते रहते हैं, ऐसे से घुमाते रहते हैं, तो अगेन आप देखेंगे स्पीड में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हम हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देख सकते हैं कि हम कैसे उस स्पीड को चेंज कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल थ्री। पॉइंट इज कि अगर हम ऐसे क्वेश्चंस देखें तो उनसे घबराएं नहीं, अपना लॉजिकल फ्रेमवर्क, अपना दिमाग लगाने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल तो कुछ तो स्पेस से संबंधित होगा, ऑर्बिट से संबंधित होगा, और बॉम्बार्डमेंट है तो मिसाइल से संबंधित होना चाहिए ना, कुछ बॉम्बिंग सिस्टम कुछ होना चाहिए, बॉम्ब टाइप का कुछ चीज होना, वेपन टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोडेड इन द स्पेस। A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. This missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth। अब नाउ अभी तक जो हमने पढ़े उन सब में ऑर्बिट का बहुत खास जिक्र नहीं रहा है। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन जिसमें ऑर्बिट का जिक्र आया है, और ये जो हम कह रहे थे वेपन बॉम्बार्डमेंट कुछ उससे संबंधित होना चाहिए, तो ये उसका भी पार्ट है। तो मेरे लिए ऑप्शन बहुत क्लोज है।
ए स्पेसक्राफ्ट मूव्स अलोंग ए कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस ए प्रोब ऑन इट्स सरफेस। अगेन यहां पे ऑर्बिट की बहुत खास बात नहीं हुई है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, अगेन मैं कह रहा हूं हमको तोड़ तोड़ के उसको देखना होता है। और अगेन दिस इज द मोस्ट, आई वुड से, इन चारों ऑप्शंस में सबसे पास यही ऑप्शन मेरे को लग रहा है, एंड आई विल चूज दैट ऑप्शन। अब देखिए, आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार सर ये तो हाइंडसाइट में बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मैंने तो ये पेपर दिया भी नहीं है, तो मेरे लिए तो हाइंडसाइट ही हो गया। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है समझना कि हमको ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है। चाहे मैं बात हाइंडसाइट में कर रहा हूं पेपर देखने के बाद, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह के रूल्स मैंने अपने लिए बना रखे थे। आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गोल्डन रूल, इफ यू गेट एनी आइडिया बाय द टर्म एंड नेम मस्ट मार्क दोज क्वेश्चन। मस्ट मार्क दोज क्वेश्चन है थर्मोन्यूक्लियर, कुछ मैंने लिखा हुआ है जब मैंने मॉक टेस्ट दिए होंगे, कि अगर मुझको कीवर्ड से कोई भी आइडिया समझ में आ रहा है तो मुझे वो क्वेश्चन मार्क करना ही करना है। वही मैं चीज आपको यहां बता रहा था कि ऑर्बिटल, बॉम्बार्डमेंट, मुझे ये मार्क करना ही करना है। एक्सेलरेशनोमीटर मतलब कुछ स्पीड कैसे चेंज हो रही है, चेंज ऑफ स्पीड कैसे दिख रही है, मुझे मार्क करना ही करना है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मार्क करना ही करना है। पंप्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर, मार्क एनर्जी स्टोरेज, ऐसा कुछ संबंधित होगा, मार्क करना ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस में मुझे रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा तो मैं जस्टिस नहीं करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे तो नंबर नहीं आएंगे कट ऑफ में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहां भी देखिए, आपको देखिए मैंने अपने लिए क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है, टेक बिट मोर रिस्क इफ यू आर गेटिंग आइडिया बाय द नेम, गो फॉर इट, स्पेशली इन एबीसीडी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये मैं खुद प्रैक्टिस कर चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया चीज आपको बता रहा हूं। इन एबीसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब यह है कि स्पेशली ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एबीसीडी डायरेक्टली यहां पे कुछ लिखा हुआ होता है, एबीसीडी दी हुई होती है, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर हमें जरूर करना चाहिए। कोई काफी चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऐसे एबीसीडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क जो हमें खुद से बनाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कैलिब्रेटेड लॉजिकल फ्रेमवर्क, मतलब वी हैव टू कैलिब्रेट दैट। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है बाय सॉल्विंग मॉक्स एंड पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर अप्लाइंग दैट इन द एग्जामिनेशन। और ये रिस्क आप सोच समझ के ले रहे हैं, ठीक है। मैंने साफ साफ अपने लिए लिखा हुआ था, टेक बिट मोर रिस्क। अगर आइडिया लग रहा है, गो फॉर इट, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, गो फॉर इट। ऐसे ही यू कैन मेक सम डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क फॉर यू। यहां पे लिखा हुआ है, इन फैक्टर्स रिलेटेड कॉजेज थिंक वेरी वाइड, ठीक है। कोई भी पूछा आता है कि कौन से फैक्टर्स आर रिलेटेड टू दिस या कॉजेज हैं, वी हैव टू थिंक वेरी वाइड, क्योंकि मैंने शायद क्वेश्चंस गलत करे होंगे। यहाँ पे सिस्टम अप्रोच मैंने लिखा हुआ है कि थिंक फ्रॉम सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच मींस हाउ थिंग्स आर इंटरेक्टिंग विद बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। हमको पता है ना, सिस्टम अप्रोच इकोसिस्टम में हम जो पढ़ते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो इफ वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर अप्रोच, तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो काफी वाइड हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इस तरह के डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स आपको अपने लिए जरूर बनाने चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट से मैं मिला हूं, दोज पीपल हु हैव बीन गेटिंग मार्क्स कंसिस्टेंटली इन प्रीलिम्स, वो ऐसा ही अप्रोच फॉलो करते रहे हैं। और मैंने खुद ने भी यही किया था, है ना। आई क्वालिफाइड फॉरेस्ट प्रीलिम्स कट ऑफ थ्राइस, ठीक है। तो उन तीनों बार में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अब इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग मॉक टेस्ट जुडिशियसली। देखिए, हम कई बार जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वी गिव मॉक टेस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैलिडेशन, कि यार नंबर कितने आ रहे हैं, है ना। सो दैट हमको ना कंफर्ट चाहिए होता है कि यार हमको नंबर अगर आ रहा है ना 100 नंबर, 110 नंबर, तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। यार मॉक टेस्ट कैन नेवर रिप्लेस एक्चुअल यूपीएससी पेपर। Even though you are not getting marks in mock test, you may still qualify prelims examination with flying colors, because no coaching institute can actually mimic UPSC prelims paper, क्योंकि यार वो हर साल अपना पैटर्न बदलते हैं और वो माई बाप हैं, उनको मन आएगा वो क्वेश्चन वैसे पूछेंगे। तो हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसा पेपर आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब अपने मार्क्स देख रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना हो, डिमोटिवेट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको पता पड़ना चाहिए कि हम मॉक्स दे क्यों रहे हैं। सो वी आर नॉट गिविंग मॉक्स टू जज अवरसेल्फ बेस्ड ऑन मार्क्स अलोन, वी आर गिविंग मॉक्स to know what are our mistakes. We must understand the pattern of mistakes, कि हम कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बार बार कर रहे हैं। जो अभी आपने इसके पहले देखा ना, वो मिस्टेक्स का ही एक हिस्सा मैंने बनाया हुआ था कि यार I could have got this question right had I thought in this particular framework. Those frameworks is what that you need to develop yourself.
खुद से डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अपनी एक डायरी जरूर बनाइए। मैंने आपको अपनी डायरी अभी दिखाई कि यार हम बड़ा सोचें, सिस्टम अप्रोच, आपको जो मर्जी हाउ आप मतलब सोचिएगा उसमें कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ना ये गलती कर रहा हूं, या मैं एक्सट्रीम वर्ड्स को पकड़ नहीं पा रहा हूं, या मैं थोड़ा वाइड नहीं सोच पा रहा हूं, आई एम थिंकिंग इन अ वेरी नैरो फैशन। यू मस्ट नो योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक। यार सक्सेस क्या है प्रीलिम्स एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ना, एस्पिरेंट एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट में एक ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है सक्सेसफुल कैंडिडेट मिस्टेक्स नहीं करते हैं। सक्सेसफुल मिस्टेक्स अपनी मिस्टेक्स को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। दे नो हाउ टू अवॉइड देम इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन और मिनिमाइज देम इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, सक्सेस इज नथिंग बट minimizing mistakes after every test. That is why you must identify pattern of the mistakes and avoid them in the actual examination. जब भी पेपर दें, सबसे पहले अपनी डायरी देखें मिस्टेक्स की और उसको कॉन्शियसली सोचें कि यार मैं ये गलती नहीं करूंगा या मैं ऐसे सोचूंगा। ये हर पेपर के आपको पहले आपको करना चाहिए। और जो मैंने आपको डायरी दिखाई, ऐसा मैं खुद भी करता था, ऐसा केवल ज्ञानबाजी यहां पे नहीं कर रहा हूं। देन नोट डाउन द ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि सर्टेन टॉपिक्स वी आर रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, स्टिल वी आर फॉरगेटिंग। अब ये टॉपिक ना हर आदमी के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। इवोल्यूशन ऑफ एक्ट्स, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ एक्ट्स जो होता है, ठीक है, उन एक्ट्स में अगर हम बात करें तो वहां पे कई बार मुझे परेशानी होती थी, मुझे वो याद नहीं रहते थे। ट्रिब्यूटरी मुझे याद नहीं रहती थी बहुत पहले। तो मैंने क्या किया कि यार ये चीज मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, तो मैंने वो डायरी बनाई, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और उस डायरी में ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे डाली। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इन द मॉर्निंग इज कि मैं उसको रिवाइज करता था। तो जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ऑलवेज कीप ए पीस ऑफ पेपर अलोंग साइड, और वहां पर वो टॉपिक लिख दिया करो जब पेपर सॉल्व हो जाए कि यार ये टॉपिक्स थे जहां से मुझे रिकॉल करने में परेशानी आ रही थी। सो वो ब्लाइंड स्पॉट को हमको कवर करना है, ठीक है। ऑब्वियसली वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इमीडिएटली आफ्टर द पेपर रिवाइज देम। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मॉक टेस्ट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग ब्लाइंड स्पॉट्स जो एक्चुअल एग्जाम में शायद आपको मिलता। मॉक टेस्ट का सही यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड स्पॉट। देन मॉक टेस्ट का रिवीजन जरूर होना चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट थीम्स का। देखिए, अगर मॉक टेस्ट की थीम्स आपने रिवाइज नहीं करी, अपनी मिस्टेक्स आपने आइडेंटिफाई नहीं करी, आपने कमजोर ब्लाइंड स्पॉट आपने देखे नहीं, तो यार फायदा क्या मॉक टेस्ट देने का? आप 2 घंटे क्यों खराब कर रहे हो? अगर आपने डिसीजन फ्रेमवर्क को कैलिब्रेट नहीं किया, वर्ड था कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि मैंने कोई रूल बनाया और मैं देख रहा हूं कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है, सो दैट आई नो दैट आई हैव कॉन्फिडेंस इन दिस रूल दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ, दैट आई विल अप्लाई दैट इन दिस टेस्ट और पीवाईक्यूज कंसिस्टेंटली। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो भी मैंने आपको भी दिखाया था ना, ये सब मैंने प्रैक्टिस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं जो मैंने उस समय क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसके ऊपर होगा। यहां भी देखिए, एक क्वेश्चन इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मैंने लिखा हुआ है, तो उसका भी यही है, थिंक थॉरोली, अप्लाई माइंड, सी द ऑप्शंस एंड क्वेश्चन मैचेस प्रॉपर्ली बिफोर मार्किंग इट। अब ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने जब जल्दबाजी में आंसर कर रहा हूं तो मैं जल्दबाजी में आंसर कर दिया होगा, तो मैंने मिस्टेक लिखी हुई है मेरी कि अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, थिंक थॉरोली, केवल कीवर्ड देख के आंसर मत कर दो, थॉरोली थिंक करो, और अप्लाई योर माइंड, सी द ऑप्शंस एंड देन मार्केट, कि वो दिमाग में एक्चुअली देखो उस चीज को कि हाँ वो मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही सिली मिस्टेक कई बार हम करते हैं, बस कीवर्ड पढ़ा आंसर मार दिया, क्वेश्चन तो देख ले भाई क्या पूछ रहा है। ये मैंने वो मिस्टेक मेरे लिए लिखी हुई है। तो मिस्टेक हमको जरूर लिखनी है, ऐसी मिस्टेक एग्जाम में हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉक्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जुडिशियस इस्तेमाल जरूरी है। मॉक्स आर नॉट देयर टू गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार हमको नंबर बहुत आ रहा है, या एक्चुअल पेपर में नंबर आए ना, कोई गारंटी नहीं होती इस बात की। तो हम क्यों उसको अपना जजमेंट के लिए ले रहे हैं? हमको लेना चाहिए कि वो हमको कंपास की तरह काम कर रहा है कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स हम कैसे बना रहे हैं अपने, और ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे क्या हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एट टाइम्स वी प्रिपेयर टॉपिक्स देन थीम, और थीम में भी मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव इज समथिंग जो हम मिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम ना थीम को प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि फलान 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और मेरे को सपोज वो नहीं आता है, तो व्हाट आई वुड डू, है ना, जो मैंने क्या किया हुआ था, तो फिर मैं सारे इंपॉर्टेंट चैनल एक जगह पे लिख लेता था कि यार ये क्वेश्चन अब दोबारा आएगा तो मैं मिस्टेक इसकी नहीं करूंगा। तो टॉपिक नहीं, थीम प्रिपेयर करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे चैनल लिख दिए थे एक ही बार में, डंकन पैसेज, है ना, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, और जो भी है यहाँ पे 11 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, सारे चैनल को मैंने मैप के हिसाब से यहाँ पे लिख दिए थे कि यार दिस इज हाउ, अब मेरी थीम कवर हो गई। नाउ आई विल नॉट गेट दिस क्वेश्चंस रॉन्ग
और बार बार मैं इसको रिवाइज करता था। तो अगर क्वेश्चन आपके मॉक में केवल इस पे आ गया तो आप सारे चैनल कर लो। पोर्ट्स, एक पोर्ट का क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर ऑल द पोर्ट्स। एक डैम का क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर ऑल द डैम। क्या लगेगा भाई, ऐसा ही एक मैं आपको दिखा सकता हूं मेरी डायरी में, ऐसा ही एक डैम का भी मैंने बना रखा था, सारे डैम रिवर जो भी है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह पे। और दूसरी बात है मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। अगर ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर मिक्स हो रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री मिक्स हो रहा है, यूपीएससी का ये फेवरेट थीम बन जाता है। ऑलवेज लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज जहां पे दो सब्जेक्ट्स मिक्स कर रहे हो, वो यूपीएससी का ना फेवरेट थीम है। जैसे आप देखिए, मैंने ना ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया मैं भूलता रहता था, तो मैंने उनको एक जगह पे लिख लिया और डेली बेसिस पे मैं उनको याद करता था। अब धीरे धीरे जब मुझे थोड़ा और पढ़ाई हुई, समझ में आया मॉक टेस्ट में कल्चर वाला एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहीं लिख दिया कि ये मूसी रिवर है ना, वो हैदराबाद के पास है, उस पे बोटिंग रेस होती है, ठीक है। फिर वहां पे पट्टादिकल मालप्रभा की बात करते हैं, दैट एसोसिएटेड विद एयोल एंड पट्टादिकल। बादामी केव्स की बात कर सकते हैं सिमिलरली बादामी की। देन तुंगभद्रा की बात करेंगे तो विरूपाक्षा टेंपल वहां पे है। तो आप देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शायद। तो ऐसा करके कहने का मतलब यह है कि ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर का मिक्स जहां पे है तो वो फेवरेट थीम यूपीएससी की बन जाती है, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें लिखा भी हुआ है कि पट्टादिकल के बारे में कि इस पे आई थिंक हिंदू जैन टेंपल समथिंग समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, चालुक्यों ने बनाया। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज लुक फॉर दीज मल्टी डायमेंशनल थीम जहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। आप ये देखिए, सिमिलरली एनवायरमेंट का देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने ये प्रिपेयर किया कि यार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो मैंने सारे याद कर लिए। क्वेश्चन भी आया हुआ था इस पे सत्यमंगलम नेशनल पार्क के ऊपर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो भी है। तो इस तरह से हम जो भी चीज है उसको एक जगह पे रख के बार बार रिवाइज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि केवल इंफॉर्मेशन ये वाली नहीं ली है मैंने कहा कि वहां पे ट्राइब कौन सी रहती हैं, ये भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं। तो टोडा, कोटा जो भी ट्राइब्स वहां पे हैं, हम वहां पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस चीज की है वो भी मैंने लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हम अगर हम तैयार करें कौन सा फॉरेस्ट वहां पे है ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि whenever we are preparing we have to prepare things very comprehensively। आप आर्ट एंड कल्चर की बात करो, सोसाइटी, ट्राइबल्स, फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, जो वहां की स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड फौना इंपॉर्टेंट क्या है उसकी आप बात कर लो, कि क्वेश्चन यहां पे बनता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि whenever you prepare not just टॉपिक बट थीम। क्योंकि थीम प्रिपेयर करेंगे तो उस क्वेश्चन के आसपास फिर कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे। और मॉक टेस्ट का पर्पज भी यही होता है, आपको बताना। यार डैम एक ही तो पूछ सकता है कि आपको सारे डैम इंडिया के पूछ लेगा एक क्वेश्चन में, आपको बता दिया डैम इंपॉर्टेंट है तो सारे डैम याद कर लो। सिमिलरली ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ये इंटरलिंकेज इंपॉर्टेंट है, तो महाबलेश्वर लिखा हुआ है कि महाबलेश्वर के पास से निकलती है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि हमको इंफॉर्मेशन सारी एक जगह पे लानी है, स्पेशली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्पेशली जहां पे इंटरलिंकेजेस काफी हैं, और उनको बार बार रिवाइज करना है। एंड रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान दें। और क्या करते हैं भाई, मास्टर द स्टैटिक कंटेंट। अभी ना करंट अफेयर काफी बजवर्ड है। ऑफ कोर्स करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है भाई, मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट करंट अफेयर शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक। क्योंकि यार आपको ना अल्टीमेटली कट ऑफ देखो कैसे जा रही है। अल्टीमेटली स्टैटिक इज व्हाट दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। करंट अफेयर का तो बहुत बड़ा स्कोप आता है। अल्टीमेटली यू विल सी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना, जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी। पॉइंट आई एम मेकिंग इज स्टैटिक इज द किंग, नॉट जस्ट मी, यू कैन हियर इट फ्रॉम मल्टीपल टॉपर्स कि मुझे स्टैटिक याद करके रखना है। एंड बिना स्टैटिक के बात बनती नहीं। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा बस इसको लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सपोज 100 क्वेश्चंस आए, कितनी कट ऑफ है भाई, कट ऑफ कितनी जा रही है? अभी जो कट ऑफ जा रही है उसमें से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो आपका आंसर मोर और लेस आ जाएगा, आपका हो जाएगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स में। अब इसमें आप बताइए स्टैटिक के क्वेश्चन जो हैं अगर हमको थीम वाइज प्रिपेयर करें, डोंट यू थिंक इट विल बिल्ड ए वेरी नाइस बेस जिसके ऊपर आप लॉजिक और वो सब लगा सकते हैं? क्योंकि अगर बेस ही खराब हो गया तो यार ऊपर आप क्या कॉन्फिडेंस आपको आएगा? आप इमेजिन करो आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पहले राउंड में दिस क्वेश्चन भी यूजुअली अटेम्प्टेड फर्स्ट राउंड में हमको ज्यादातर याद होते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा इन क्वेश्चंस पे, आप तुक्काबाजी इन पे कर रहे हो, तो यार नंबर कैसे आएंगे? एक प्रैक्टिस जो मैं करता था ना वो मैं आपको बताता हूं। मैंने ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ आई गॉट 63 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 64 क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड प्रीलिम्स के पेपर में। ऐसा हुआ था, एक वीडियो आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पे पीयूष कुमार यूपीएससी, आपको मिलेगा कि हाउ आई गॉट 63 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 64, हाउ आई इंप्रूव्ड दैट एक्यूरेसी, वो जरूर देखिएगा आप। तो वहां पे ना मैं ये एक वाली चीज करता था
कि मैं मॉक टेस्ट में ना अपने ये राउंड वाइज अटेम्प्ट लिखता था कि फर्स्ट राउंड में मैंने कितने क्वेश्चंस किए, सेकंड राउंड में तो जैसे फर्स्ट का ए है ना, थर्ड का बी है, ये वो क्वेश्चंस है नेचुरली जो मैं एक बार में सही कर रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आंसर जो है वो 50-50% में आ चुका है। दे हैज टू बी 50, मैं आप थोड़ा सुनिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूं मैं इसी से। 50-50 है ना, मतलब आंसर आई हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन एंड अवर आंसर हैज टू बी बिटवीन दीज 2 ऑप्शन and I will not just calculate my marks thoroughly, I will calculate marks in this bucket कि फर्स्ट राउंड में मेरी एक्यूरेसी कितनी है। अब मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं, सपोज आपने 30 क्वेश्चंस किए ये फर्स्ट राउंड में और आपके उसमें से 10 ही क्वेश्चन सही हैं, व्हाट डज इट कन्वे यू? व्हाट डज इट कन्वे? इट सिंपली कन्वे द फैक्ट दैट यू हैव नॉट रिवाइज्ड थॉरोली। आपके स्टैटिस्टिक बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जिसको आप फर्स्ट राउंड का मान के बैठे थे, जिसको आप 100% मान के बैठे थे, यार वो भी मैंने सही नहीं किया, तो भाई आप कितना भी तुक्का करी कुछ भी करते रहो, आपको कैसे नंबर आ जाएगा? तो ये एनालिसिस आपको ये बताती है एंड इट वाज माय एंडीवर कि यहां पे मेरा एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% टच होना चाहिए। अगर मुझे जरा भी डाउट है ना कि क्वेश्चन में यार ये सही है कि नहीं, मैं इसको तुरंत इस कैटेगरी में डालता था। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो आई माइट हैव कम अप विद सम लॉजिक टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो मैं यहां पे मेरा एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए, एकदम एज सिंपल एज दैट। ये एकदम मेरा ग्राउंड रूल था, और ये तब अच्छा होता है जब आपका कोर बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऐसे कोर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो सीधे सीधे पेपर से उठ के आते हैं। और फिर आप 50-50 में चेक करिए। इसकी एक्यूरेसी में अलग चेक करता था कि यार एक्यूरेसी चेक कैसे क्यों जरूरी है। देखिए, मुझे एक्यूरेसी चेक करने से पहले यह भी देखना है कि आंसर ए और बी में है कि नहीं। ए और ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना आंसर सी में पहुंच गया या आंसर बी में पहुंच गया, क्योंकि अगर आंसर यहां पहुंच गया मतलब मैंने एलिमिनेशन गलत तरीके से किया, ये 50-50 की बगैर क्वेश्चन था ही नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं कह रहा था ना कि यू हैव टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर योरसेल्फ, एंड द फ्रेमवर्क दैट आई हैड डेवलप्ड फॉर माय सेल्फ वाज कि इफ आई एम एबल टू एलिमिनेट एनी क्वेश्चन ना जिसमें 2 ऑप्शन में खत्म कर चुका हूं, आई विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन नो मैटर अगर मुझे ए और बी में उत्तर कोई आता है कि नहीं आता, मुझे कोई लॉजिक आता, मैं तुक्का मार दूंगा, भले ही मैं ए और सी में तुक्का मार दूंगा, मुझे कोई लॉजिक नहीं आ रहा है तो, लेकिन मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगा। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी कहती है कि 50% वाले जोन में अगर हम तुक्का भी मारेंगे तो आंसर जो नंबर है वो नेट पॉजिटिव ही आने हैं, और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और ये मैंने टेस्ट किया, किसी कहने पे केवल यकीन नहीं किया, मैंने कहा करके देखेंगे पहले, और हमेशा पॉजिटिव आता था। और ये तब था जब ये क्वेश्चन 50-50 कैटेगरी में हो। अगर 50 कैटेगरी में नहीं है मतलब आपने गलत क्वेश्चन इसमें डाला है, मतलब आपने गलत क्वेश्चन पे रिस्क लिया है, मतलब आपका जो एलिमिनेशन था वो सही नहीं था, और वो पैटर्न ऑफ मिस्टेक में आप लिख दो जाके। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मास्टर दिस कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मैंने मेरे चैनल पे बना रखी है, पीयूष कुमार यूपीएससी, आप जरूर देख लेना। हाउ आई गॉट 63 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 64 इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्यों ऐसा हुआ कि 64 अटेम्प्ट किया वही मैंने बताया हुआ स्टोरी है। देन अनदर थिंग इज कि जब मार्क्स लगातार कम आ रहे होते हैं, पैटर्न ऑफ मिस्टेक ये भी होती है, एक फोमो रह रहा होता है पढ़ने का कि यार ये कंटेंट भी पढ़ लूं, ये कंटेंट भी पढ़ लूं, 100 से ज्यादा मॉक में दे दूं। ठीक है, पढ़ने का जो फोमो है, नया नया मटेरियल पढ़ने का फोमो, ये आपको ले डूबेगा। क्योंकि होता ये है कि जब नया नया कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो आपको ना एक हमेशा आपको याद तो कुछ हुआ नहीं, आपको बस सुना 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 सा लगता है, देखा 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 सा लगता है। क्वेश्चन देखोगे ना तो वो फेमिलियरिटी देगा, ये पढ़ा तो है, याद नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन उससे, और उससे मिलेगा नेगेटिव का प्रसाद। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका ईगो पिक्चर में आ जाएगा, यार ये तो मैंने बहुत पढ़ा था, मैं छोड़ कैसे दूं इस क्वेश्चन को, और देन यू विल गेट लॉट ऑफ नेगेटिव और फेलियर होगा प्रीलिम्स में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो रिवाइज नहीं करते। इफ यू कैन नॉट रिवाइज, वो चीज हमको पढ़नी ही नहीं चाहिए। अब तो नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए जो 15 दिन बचे हैं। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग 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 ओनली व्हाट एवर यू हैव रेड। समझ में आ रहा है आपको? तो और ये रिवीजन साइंटिफिक एफिशिएंट तरीके से करना है। वी नीड टू मास्टर द मिसिंग लिंक। जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स आपने आइडेंटिफाई किए अपने लिए, हर पर्सन का ब्लाइंड स्पॉट अलग होगा, तो वो ब्लाइंड स्पॉट हमको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि यार मुझे ये याद हो गया। फिर पीरियोडिक शेड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया, इन द मॉर्निंग आई विल रिवाइज माय ब्लाइंड स्पॉट्स नो मैटर विच सब्जेक्ट आई एम रिवाइजिंग। इवन दो टुडे आई एम रिवाइजिंग इकोनॉमी, still I will open up my diary and revise all the blind spots from geography, environment also. उसके 5 पेज मुझे रिवाइज करने ही करने हैं।
तो उससे क्या हुआ कि आई मास्टर्ड माय स्टैटिक कंटेंट, आई ऑल्सो मास्टर्ड माय ब्लाइंड स्पॉट्स, दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। समझ में आ गया? तो रिवीजन एफिशिएंट होना चाहिए। एंड देन इमोशनल स्टेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम क्वेश्चन लगातार नहीं आते, हम पैनिक कर जाते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, अरे यार क्या हो गया, अरे यार चेंज कर दो उसको, हो सकता है कि वहां पे कोई और सब्जेक्ट आ रखा हो, उस साल आर्ट एंड कल्चर टफ आया हो, मॉडर्न हिस्ट्री टफ आया हो, चेंज दैट, मे बी ज्योग्राफी दीजिए जिसमें आप नंबर ले आओगे। फिर हमको खुद को जज नहीं करना चाहिए। पेपर दे रहे हैं, पेपर देते थे, यार मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारा नहीं होगा अगर तुम पेपर में डिसाइड करने बैठ गए तो। अरे कुछ काम यूपीएससी को कर लेने दो, लीव समथिंग टू गॉड ऑल्सो। तो वहां पे फोकस होना चाहिए, दैट गिविंग योर बेस्ट, यू आर फॉलोइंग योर फ्रेमवर्क्स, जो फ्रेमवर्क्स आपने डिसाइड करके रखे हुए हैं ना, यू आर फॉलोइंग देम। अगर कोई बैड पैच आता है तो रीसेट करना है, या कोई बात नहीं, 2 पेज चेंज करना है, फिर लिखना है, फिर तो मतलब आंसर अपना शुरू कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसा नहीं जो बच्चे लगातार अटेम्प्ट करते हैं वो अनसर्टेनिटी को मानते नहीं है, दे नो दैट, बट दे ऑल्सो नो कि दैट इज नॉट इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज रिवीजन, मास्टरिंग कोर कॉन्सेप्ट्स एंड कमिंग अप विद देयर ओन डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स, मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स, वो करने, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और कोई नंबर चेंज नहीं करना है हमको कि यार 100 क्वेश्चन करके आने 98, पेपर के हिसाब से भी चीजें चेंज होती हैं यार, पेपर में कॉल लीजिए। और ये आपको मॉक टेस्ट में कर लेना है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज व्हाट इमोशनल स्टेबिलिटी इज द biggest strength that you will have in the prelims examination. Without a calm mind, you will not be able to read the question properly. आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे, आंसर छोड़ो। You will not be able to recall the logic. You will not be able to apply anything basically. क्यों? क्योंकि दिमाग शांत नहीं है, डरा हुआ है। ये सब नहीं करना है। आप डीप ब्रेथ लीजिए, एंजाइटी को किल करिए, योगा प्राणायाम शुरू करिए, इट विल हेल्प यू। समझ में आ रहा है आपको? Emotional stability, calmness is the biggest strength that you will have on the day of examination, because it will allow you to think clearly. It will allow you to not do silly mistakes, allow you to interpret the question properly, allow you to think very wide also. But if you are anxious, if you're already thinking about the result, already judging you कि मेरा तो खराब हो गया, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो आई थिंक आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पैटर्न दैट इज देयर, दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो फॉलो करते हैं, जो लगातार अच्छे नंबर ला रहे होते हैं। उम्मीद है आप भी इनको करेंगे। तो लास्ट अभी कुछ जो वीक बचे, अच्छे से रिवाइज करिए, अभी भी टाइम है। पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को लिख लीजिए, कुछ नया पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं आपको, जो पढ़ चुके हो उसी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करिए और उसको याद कर लीजिए। आई एम टेलिंग यू दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, टन्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन आई होप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन चीजों को प्रैक्टिस में लाइएगा और आई एम श्योर यू विल पास द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।